ये कहानी जगतरानपुर क्षेत्र की है। वहाँ के जमींदार जगत सिंह बड़े हंसमुख, प्रजावत्सल और दिलदार थे। पत्नी गरिमामयी परंतु सहनशीला थी। उनके 7 संतान, 5 बेटे और 2 बेटियां थी। बेटे बड़े थे और दोनों बेटियां छोटी। 5 बेटों और बड़ी बेटी सुनीति का विवाह हो चुका था। सुनीति की ससुराल जगत सिंह के परिवार के समान ही समृद्ध और ऐश्वर्यपूर्ण थी। सुनीति अपनी ससुराल में अत्यंत प्रसन्न थी। 5 बेटों की पत्नियां भी अच्छे कुल परिवार से अपनी हैसियत के अनुरूप वेल लाए थे। सभी बहुएं सुंदर, सुरुचि संपन्न और व्यवहार कुशल थी। उनसे जगत सिंह अथवा उनके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। अब उन्हें मात्र सबसे छोटी पुत्री परिणीति के विवाह की फिक्र थी। परिणीति के लिए वे अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार ही वर की तलाश कर रहे थे। परिणीति देखने में अत्यंत खूबसूरत और कुशाग्र बुद्धि की स्वामिनी थी। सबसे छोटी होने के कारण वह माता पिता के साथ साथ सभी भाई भाभी और बहनों की भी लाडली थी। सबके ऐसी में स्नेह ने उसे कुछ जिद्दी, उग्र और काफ़ी हद तक स्वार्थी भी बना दिया था। कोई इच्छा जबान पर आते ही घर वाले पूरी कर देते, इसलिए उसमें किसी भी कार्य के लिए धैर्य या प्रतीक्षा की कमी थी। इस एक कमी को यदि नज़रअंदाज कर दें तो परिणीति सर्वगुण संपन्न थी। इसलिए जमींदार जगत सिंह उसके रूप और गुण के योग्य और अपने परिवार के रुतबे से मेल खाता हुआ परिवार देख रहे थे। ऐसे में उन्हें प्रतापपुर के जागीरदार राजवीर सिंह का पुत्र, परिवार का इकलौता वारिस सुदीप सिंह के संबंध में जानकारी मिली। हर प्रकार से सुदीप सिंह उन्हें परिणीति के योग्य दिख रहा था। इसलिए उन्होंने सुदीप के पिता के पास परिणीति का विवाह का प्रस्ताव पंडित जी के माध्यम से भेज दिया। राजवीर सिंह जी को परिणीति का रिश्ता अपने बेटे के लिए भाग्या और उन्होंने पंडित जी से दोनों को परिवारों का मिलवाने के लिए कहा। जगत सिंह राजवीर सिंह जी से मिले। दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित थे। परिवार में भी और सामाजिक हैसियत में भी अधिक अंतर नहीं था। राजवीर सिंह जी का परिवार जगत सिंह से कुछ अधिक ही संपन्न था। राजवीर सिंह जी की 2 ही संतान थी, एक सुदीप सिंह और दूसरी पुत्री सुमेधा। सुमेधा का विवाह हो चुका था और अब उन्हें सुदीप का विवाह करना था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का सब कुछ देखा समझा और विवाह तय हो गया। यह वह समय था जब विवाह के लिए लड़का लड़की को एक दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं होती थी। परिवार एक दूसरे को समझते थे और देखते थे। यहाँ भी दोनों के पिता ने परिवार की हैसियत, प्रतिष्ठा, सभ्यता और संस्कृति देखी और विवाह तय हो गया। लड़की और लड़के के विषय में उनके पिता ने जो बताया गया उसे उन्होंने सही माना। सुदीप और परिणीति की शादी धूमधाम से हो गई। विवाह के बाद विदाई भी हुई। विदाई के समय एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, लड़की को खोइच्छा देने का। कुल देवता के समक्ष बैठाकर दुल्हन के आंचल को रंगीन धान, हल्दी की गांठ, सिंदूर और सिक्कों से भरा जाता है। इसका अलग महत्व है। तरण जीवन में हरियाली का प्रतीक धान संस्कृति और संपन्नता की निशानी है। हल्दी सुख वैभव का और साथ में अमंगल का नाशक भी। सिंदूर लड़की के सौभाग्य का प्रतीक और सिक्के लक्ष्मी का प्रतीक, जो बेटी रूपी लक्ष्मी को उसके जीवन में सुख और वैभव की कामना करते हुए आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है। इन सबसे दुल्हन के आंचल को भर दिया जाता है। रिवाज है कि यह सारी सामग्री खोइच्छा खोलने वाले को मिलता है। खोइच्छा आशीर्वाद होता है। दुल्हन का परिवार अपनी हैसियत के अनुसार खोइच्छा में संपत्ति देता है, परंतु यह संपत्ति होती है उसकी जो इसे खोलती है। ससुराल में अधिकतर लड़की की विवाहिता नंद खोलती है खोइच्छा। नंद नहीं होने की स्थिति में जेठानी खोलती है खोइच्छा। परिणीति का खोइच्छा उसकी ननंद सुमेधा को खोलना था और उसके खोइच्छा में जो कुछ भी होता वह सुमेधा को मिलता। परिणीति की विदाई के पहले जगत सिंह ने बेटी की विदाई में उसके खोइच्छा में 7 गांव दिए। भारतीय संस्कृति में बेटी को दान दहेज देने का रिवाज है, जो पिता अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बेटी को देते हैं। तो परिणीतों को भी उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, परंतु खोइच्छा का तो महत्व अलग है। इसलिए उन्होंने खोइच्छा में 7 गांव देने का निर्णय लिया और 7 गांव के दान पत्र बनाकर बेटी की खोइच्छा में डाल दिया। सभी जगत सिंह की प्रशंसा कर रहे थे। पिता ने बेटी को दहेज तो दिया ही, खोइच्छा में भी 7 गांव दे दिए, परंतु परिणीति चिंतित हो गई। उसे पिता को मना करने का अवसर ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि खोइच्छा देते समय उन्होंने 7 गांव के दान पत्र लाकर खोइच्छा में डालने के लिए रखी सामग्री में रख दिया था और माँ ने खोइच्छा देते समय उस दान पत्र को परिणीति के खोइच्छा में डाल दिया। लेकिन अब परिणीति सोच रही थी
इतनी बड़ी संपत्ति उसकी नंद को चली जाएगी। कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि संपत्ति उसको नंद को नहीं जाए, परंतु करे क्या, यह वे सोच नहीं पा रही थी। और फिर कुछ सोचकर उसने निर्णय ले लिया। वह विदाई के पूर्व अपने कमरे में गई और अपने कमरे से 21 सोने की मोहरें निकाली और उसे अपने खोइचा में डाल दिया और खोइचा से गांव के दान पत्र निकालकर अपने कमरे में छिपा कर रख दिया। इस कार्य में उसे थोड़ी देर लगी। माँ उसे पुकार रही थी, चल बिटिया, मुहूर्त निकल रहा है, तेरा यह कमरा रहेगा सदा। तू जब भी आएगी अपनी ससुराल से तो अपने इस कमरे में मिलती रहना। इसे हम हमेशा सजा कर रखेंगे तेरी याद में। जब भी तुम्हारी याद आएगी हम यहाँ बैठकर तुम्हारे होने का एहसास करते रहेंगे। तुम्हारी सुगंध इस कमरे में बसी हुई है। परिणीति आकर माँ के गले लग गई और फिर परिणीति अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। परिणीति की डोली ससुराल पहुंची। नई दुल्हन का स्वागत पूरे उल्लास से किया गया। सास ने दुल्हन का परीक्षण किया, बलैया ली, पालकी में गुड़ खिलाया और नन ने भाभी को बहुत प्यार से अपनी बाहों का सहारा देकर पालकी से उतारा। दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। ससुराल का प्रथम दिन का सारे विधि विधान नियम पूर्वक पूरे किए गए और अब बारी आई कुल देवता के पास बैठकर दुल्हन का खोइचा खोलने की। नंद आ गई खोइचा खोलने के लिए। नंद ने भाभी से कुल देवता को प्रणाम करवाया। भाभी की मांग में सिंदूर भरा, टीका लगाया और खोइचा खोलना प्रारंभ किया। दुल्हा दुल्हन के ससुराल पहुंचने के पहले ही खोइचा में 7 गांव मिलने की बात पहुंच चुकी थी और ये सबको पता चल चुका था कि दुल्हन के खोइचा में 7 गांव का दान पत्र है जो दुल्हन के पिता के द्वारा दिया गया है। सुमेधा का खोइचा खुला। उसमें उसे अन्य सामग्रियों के अतिरिक्त सोने की 21 मोहरें मिली, परंतु उसमें गांव के दान पत्र से संबंधित कोई कागज नहीं था। उसने कहा, यह क्या, मैंने तो सुना था कि भाभी के मायके से खोइचा में 7 गांव का दान पत्र मिला है, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोहरें हैं। क्यों भाभी, दान पत्र कहाँ रखा आपने? परिणीति बिना कुछ बोले हुए चुपचाप सुनती रही। थोड़ी देर में ही वहाँ बवाल हो गया। बहू रानी के खोइचा में दान पत्र मिला था 7 गांव का, वह दुल्हन के खोइचा में नहीं है। आखिर हुआ क्या? क्या अफवाह थी ये बात? राजवीर सिंह तक भी बात पहुंची। तब उन्होंने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, जगत जी झूठ कभी बोल ही नहीं सकते हैं। यदि वहाँ से बात आई है कि 7 गांव मिले हैं तो निश्चित रूप से मिले होंगे। वह ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ बोलें और नहीं दें, जबकि हमने तो कुछ मांगा भी नहीं उनसे, तब भी उन्होंने इतना दहेज दिया। जो व्यक्ति बिना कुछ मांगे इतना अधिक बेटी के दहेज में दे सकता है, वह बेटी के खोइचा में 7 गांव देने की बात झूठ नहीं कह सकता। परिणीति के ससुराल में लोग तो उसके पिता पर सवाल उठाने लगे थे। यह सब बातें सुनकर सुदीप और उसके पिता को बहुत बुरा लग रहा था। सुदीप ने अपने पिता से कहा, मैं प्रयास करूंगा पता करने का, वास्तविकता क्या है, आप अभी इस बात को संभाल लें। सुदीप की माँ वैसे भी इस बात को फैलने देना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा, खोइचा में मिला अवश्य होगा, हो सकता है कागज़ कहीं मुड़ के ख़राब ना हो जाए, इसलिए किसी ने निकाल कर किसी अलग बक्से में डाल दिया होगा। खोइचा में दान पत्र रखना भी तो संभव नहीं था, इसीलिए क्यों आप सभी इतना बोल रहे हैं? बहू रानी के पिता की ओर से यदि यह समाचार आया है कि वह दे रहे हैं 7 गांव खोइचा में, तो उन्होंने अवश्य दिए होंगे। हाँ, कागज़ मुड़कर ख़राब नहीं हो, इसलिए अवश्य किसी सुरक्षित स्थान पर रखा होगा जो मिल जाएगा। यह कहकर उन्होंने बात को दबा दिया। प्रथम मिलन की रात्रि परिणीति सुहाग कक्ष में सुहाग सेज पर अपने पति की प्रथम भेंट की प्रतीक्षा कर रही थी। सुदीप ने कक्ष में प्रवेश किया। सुदीप ने परिणीति का घूंघट उठाया और बहुत प्यार से उसे अपने पास बैठाकर कहा, परिणीति, तुम बहुत प्यारी हो। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत अधिक हो गई है क्योंकि अब तुम 2 परिवारों से जुड़ गई हो। तुम्हारी प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरा करने में मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे परिवार की गरिमा पर कोई आंच आए। परिणीति ने धीरे से जवाब दिया, मैं प्रयास करूँगी कि मैं अपने परिवार की गरिमा को बनाकर रखूँ। सुदीप, परिणीति, जहाँ तक मुझे ज्ञात है तुम्हारे खोइचा में 7 गांव का दान पत्र मिला था। उसे कहाँ रखा है तुमने, या फिर माँ जी ने कहीं संभाल कर सुरक्षित रख दिया तुम्हारे खोइचा से? परिणीति, मुझे खोइचा में जो मिला था वह सब मेरे साथ ही था। सुदीप, फिर उसमें 7 गांव का दान पत्र कहाँ है? परिणीति, मैं नहीं जानती। मुझे जो कुछ मिला था खोइचा में वह मेरे पास ही था।
मैं इतना ही जानती हूँ, इसमें से कुछ भी माँ ने निकाल कर कहीं और नहीं रखा है। सुदीप, तो क्या तुम्हारे पिता ने झूठ कहा था? मुझे जहाँ तक जानकारी है उन्होंने दान पत्र बनवाया था और उस दान पत्र को भी तुम्हारी खोइचा में ही देने वाले थे। तो फिर आखिर वह दान पत्र कहाँ गया? परिणीति, मैं नहीं जानती 7 गांव की क्या कहानी है। सुदीप, तुम समझ रही हो, वह दान पत्र नहीं मिलने से तुम्हारे पिता और तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी होगी, हमारे यहाँ के परिवार के साथ। यह समाचार सुमेधा की ससुराल तक पहुँच गया है कि उसे भाभी के खोइचे में 7 गांव का दान पत्र मिल रहा है। यह 3 खानदान के सम्मान की बात हो गई है अब। और मुझे विश्वास है कि ससुर जी ने कभी भी यह झूठी अफवाह नहीं फैलाई होगी। अगर बात फैली है तो उन्होंने दिया भी अवश्य है। इसलिए अच्छा होगा परिणीति कि तुम वह दान पत्र दे दो। उन 7 गांव से होने वाली आय से कई गुना अधिक संपत्ति यहाँ हम अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं। यहाँ की संपत्ति की तुम अकेली मालकिन होगी, क्योंकि मैं परिवार का इकलौता वारिस हूँ। तुम्हें किसी भी तरह की किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। तुम उन 7 गांव का लालच नहीं करो। परिणीति, क्या आप समझते हैं कि वह दान पत्र मैंने रख लिया? सुदीप, समझने या सोचने की बात नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है वह दान पत्र तुमने ही निकाला है और तुमने उसे कहीं रखा है, क्योंकि तुम वह देना नहीं चाहती हो। तुम उन 7 गांव का लालच नहीं करो और वह दान पत्र निकाल कर दे दो। सुमेधा को हमारी और तुम्हारे मायके की मर्यादा भी रह जाएगी। तुम्हारे इस एक कृत्य से 3 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ का परिवार और तुम्हारे मायके का परिवार भी। दोनों की मर्यादा बचाना अब तुम्हारे हाथ में है। परंतु परिणीति को नहीं देना था, उसने नहीं दिया, स्पष्ट कह दिया। हाँ, आप सही कह रहे हैं, पिताजी ने 7 गांव का दान पत्र दिया था, लेकिन मैं वह 7 गांव जो मेरे पिता के द्वारा दिए गए हैं अपनी नंद को क्यों दूं? वह मेरी संपत्ति है, मेरा स्त्री धन है, मेरे खोइचा में मिला है, उसे मैं संवें रखूंगी। है ना सोने की 21 मोहरें खोइचा में। सुमेधा दीदी को उससे संतुष्ट होना चाहिए। सुदीप, सुमेधा के पास संपत्ति की कमी नहीं है। तुम्हारी उन स्वर्ण मोहरों के लिए भी वह लालायित नहीं है और ना ही 7 गांव के लिए चाहते उसे। परंतु यह सम्मान की बात है, उसे देने से उसकी ससुराल में, तुम्हारी ससुराल और तुम्हारे मायके दोनों का सम्मान बढ़ता। कि सुमेधा के मायके में भाभी का खोइचा खोलने से 7 गांव मिले, इस सम्मान से अधिक कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तुम वह दान पत्र दे दो। तुम कहो तो मेरे नाम से जितनी भी संपत्ति है वह मैं तुम्हारे नाम लिख देता हूँ, वह सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। परंतु वह 7 गांव तुम सुमेधा को दे दो। इतने पर परिणीति तैयार नहीं हुई। सुदीप को अब क्रोध आने लगा था। उसने कहा, सुमेधा को मैं उसके ससुराल वालों की दृष्टि में नीचे गिरने नहीं दूंगा। मेरा तुम्हारा संबंध उसी दान पात्र पर निर्भर करता है। यदि तुम मेरे साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हो, मेरी पत्नी बनकर रहना चाहती हो, इस परिवार की बहुरानी बनकर रहना चाहती हो, तो दान पत्र लाकर दे दो। अन्यथा मेरा और तुम्हारा आज से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। मैं मान लूंगा कि मेरा विवाह हुआ ही नहीं। यदि तुम दे देती हो दान पत्र, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा नहीं। तुम सोच लो अच्छी तरह से और फिर बताओ कि तुम्हारा क्या विचार है। यह कहकर सुदीप सुहाग कक्ष से निकल गया, दुल्हन को छोड़कर। परिणीति ने बहुत विचार किया सुदीप के प्रस्ताव का, लेकिन उसे लग रहा था 7 गांव बहुत बड़ी संपत्ति है। इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन वह सिर्फ खोइचा खोलने के कारण सुमेधा को क्यों बना दे। परिणीति सोचती रही और वह इसी निश्चय पर पहुंची कि वह दान पत्र अपनी ननद सुमेधा को किसी भी स्थिति में नहीं देगी। और सुदीप का क्या है, आज नहीं तो कल वह मुझे स्वीकार करेंगे ही। उन्हें अपनी भूल समझ आएगी, तब अपनी बात से हटना ही होगा। विवाह तो हो चुका है, वे कितने दिन भाग सकते हैं। परिणीति सभी विचारों को झटक कर बिस्तर में लेटकर आराम करने लगी और फिर उसे नींद आ गई। परिणीति 1 सप्ताह ससुराल में रही। प्रत्येक रात एक बार सुदीप परिणीति के कमरे में आता और उससे अपना एक सवाल दोहराता। वह दानपत्र सुमेधा को दे रही हो या नहीं, उसकी ओर से कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं पाकर वह वापस चला जाता। आज परिणीति को मायके जाना था, पग फेरे के लिए। विदा करवाने उसके भैया आए हुए थे। उसके विदा की तैयारी हो गई। उसकी विदाई के समय सुदीप पुनः उससे मिले और उन्होंने कहा, परिणीति, मैं अंतिम बार तुम्हारे समक्ष अपना प्रस्ताव रख रहा हूँ, वह दानपत्र सुमेधा को दे दो। परिणीति, मैं कितनी बार आपसे कहूँ, वह मेरा है, वह मेरा स्त्री धन है, मैं उसे किसी को भी नहीं दे सकती। सुदीप, ठीक है, फिर तुम अपना वह स्त्री धन संभाल कर रखो और यहाँ वापस मत आना।
मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं रहा अब। परिणीति मायके चली गई। उसके भैया को कुछ आभास हो गया था, यहाँ कुछ गड़बड़ है या। परंतु उन्होंने रास्ते में परिणीति से कुछ भी नहीं पूछा। मायके आने के बाद 2-3 दिन तक तो परिणीति व्यस्त रही, सबसे मिलने मिलाने में। उसके बाद उसके भैया ने अपने पास बिठाकर पूछा, परिणीति, तुम्हारे ससुराल में मुझे कुछ ऐसा क्यों लगा कि सभी जैसे कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। वे कुछ असहज भी लग रहे थे। उनका व्यवहार कुछ अस्वाभाविक लग रहा था मुझे। कुछ बात तो हुई है जो हमारे लिए सही नहीं है। क्या बात हुई है यह बताओ। परिणीति, कुछ भी नहीं भैया, आप चिंता ना करें, वह मेरा मामला है, मैं देख समझ लूँगी। भैया के लाख कोशिश करने पर भी परिणीति ने कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। परिणीति की ससुराल से किसी भी तरह का कोई समाचार नहीं आया, ना ही कोई लिवाने आया। पिता और भाइयों को लगने लगा कि कुछ तो ऐसी बात हुई है जो सही नहीं है। परिणीति से बात करने पर वह कुछ भी नहीं बताती थी। ऐसे में उसके भैया ने आमंत्रण भेजा सुदीप को घर आने का। सुदीप ने आने के लिए व्यस्तता का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस तरह होते हुए 6 महीने बीत गए। अब माता पिता और भाई भाभी सभी चिंतित हो गए। आखिर कारण क्या है कि बुलवाने पर सुदीप आते भी नहीं है, ना ही कोई समाचार भेजते हैं और ना ही परिणीति को लेने के लिए कोई संदेश आता है। बेटी को समय से भेजे कैसे, उसकी ससुराल। ऐसी स्थिति में परिणीति के पिताजी ने अपने बेटे को परिणीति की ससुराल जाकर सारी जानकारी लेने का निर्देश दिया। इधर उधर से छनकर उसके पास भी कुछ समाचार आ चुका था, इसलिए वे अधिक परेशान हो गए थे। परिणीति के 2 भैया उसकी ससुराल गए पता करने के लिए। वहां उन्हें सारी स्थिति की जानकारी मिली। उन्होंने सुदीप से कहा, इतनी छोटी सी बात को आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। दानपत्र 7 गांव का ही तो था। 7 गांव के बदले हम सुमेधा बहन को 70 गांव दे सकते हैं। आपकी छोटी बहन हमारी भी तो छोटी बहन हुई, उपहार हम अभी दे देते हैं। सुदीप भैया, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या परिणीति आपकी ससुराल से कुछ दान लेना चाहेगी? नहीं ना। उसी तरह सुमेधा को भी मेरी ससुराल से कुछ नहीं चाहिए। वह 7 गांव उसका शगुन था जो उसे भाभी का खोइछा खोलने पर मिला था। शगुन तो वह ले लेती, परंतु आपके द्वारा दिए गए 70 गांव तो क्या, पूरी रियासत भी वह स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए आपके तो देने का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता है। देने का तो हम भी उससे बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन खोइछा का शगुन आप भी जानते हैं ननंद का होता है। मैंने परिणीति को वही बद देने के लिए तो कहा था। उसके बदले में अपनी पूरी जागीर उसके नाम करने के लिए मैं तैयार था, परंतु वे दानपत्र देने को तैयार नहीं हुई। क्या बताऊं, आपका परिवार इतना अच्छा है, सभ्य और सुसंस्कृत है। मुझे भय लग रहा है कहीं मेरे में से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो आपकी गरिमा के विरुद्ध हो जाए। इसलिए मुझे क्षमा करें भैया, इस संबंध में मैं कोई बात नहीं कर सकता। मैंने जाते जाते परिणीति से कहा था वह दानपत्र दे दे, परंतु उसने नहीं दिया। वह मेरा प्यार हमारे दाम्पत्य को ठोकर मारकर चली गई है। उन्हें हमारे दाम्पत्य से अधिक प्यारे वे 7 गांव हैं, इसलिए मैं भी उन्हें लाने में असमर्थ हूँ। आप उन्हें बता दीजिएगा। अब उनका इस घर या मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। संभवतः कुछ दिन में मेरा दूसरा विवाह हो जाएगा। मेरे विवाह के बाद उनकी वापसी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। सुदीप वहाँ से उठकर उनसे क्षमा मांगकर चला गया। दोनों भाई किंकर्त वे मूड से बैठे रह गए। ये क्या कर दिया परिणीति ने, अपने हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कितना प्यारा पति, इतने चाहने वाले सास ससुर, जिन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी उसके पास एक भी शिकायत की बात सव्य नहीं की, उन्हें वह ठुकरा रही है। परिणीति के ससुर से भाइयों ने कहा, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, हमें भी थोड़ा समय दें, हम परिणीति को समझाकर मामला सुलझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, हम भी चाहते हैं यह मामला सुलझ जाए। सुमेधा तो सब कुछ भूलकर भाभी को इसके लिए क्षमा भी कर चुकी है। उसने तो अपने भाई से भी कह दिया है कि वह भाभी को अधिक दबाव नहीं दें, उसे नहीं चाहिए खोइछा का उपहार। परंतु सुदीप ने इसे अपने स्वाभिमान का प्रश्न बना लिया है। उसकी बात को मैं भी गलत नहीं कह सकता। जब ऐसी छोटी सी बात में बहुरानी इस तरह का व्यवहार कर संबंध तोड़ गई है, तो इतने छोटे दिल के साथ एक जागीर को कैसे देखेगी? आगे समय में वह यहाँ की रानी बनेगी। रानियों को तो उदार होना पड़ता है। यदि उसका दिल छोटा रहा, अपनी प्रजा के साथ क्या कभी न्याय कर पाएगी? यह बातें अच्छा हो कि आप अपनी परिणीति बिटिया को समझा लें। हम अभी भी उन्हें अवसर देना चाहते हैं।
विदा लेकर परिणीति के दोनों भाई वापस आ गए। घर वालों को यह बात पता चलते ही आकाश से गिरे। पिता तो आग बबूला हो गए। उन्होंने परिणीति को धमकाना प्रारंभ किया। तुम कैसे खोइचा को अपना स्त्री धन कहती हो? खोइचा में जो कुछ भी रहता है वह खोलने वाले का होता है, तो फिर खोइचा का दानपत्र तुम्हारा कैसे हो सकता था? तुमने उस पर अपना अधिकार समझा कैसे? वह तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। इसलिए तुम वह दानपत्र अपनी नंद को दे दो और अपनी गृहस्थी बसा लो। सुदीप कहीं से भी गलत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तुम सोचो, यदि सुमिधा के स्थान पर तुम होती तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? परंतु परिणीति ने इसे आत्मसम्मान की बात मान लिया था। उसने कहा, मुझे आए हुए 6 महीने से अधिक हो गए, क्या मेरी चिंता वहाँ किसी को है? एक बार सुमेधा ने भी प्रयास नहीं किया पूछने का कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ वहाँ, या सुदीप जी मुझे लेने के लिए आए। ना ही मेरे सास ससुर ने पलटकर मेरा हाल पूछा। तो मैं अब उस घर में कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊँगी। वह 7 गांव मेरे पास रहें या आपके पास, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह मेरा स्वाभिमान है। उन्होंने बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तो नहीं आए, फिर मैं कैसे जा सकती हूँ? पिता ने बहुत समझाया, गलती तो तुम्हारी थी। उन्होंने तो अभी भी समाचार भेजा है कि तुम सुमेधा को दान पत्र दे दो तो संबंध पहले समान हो सकता है। वह तुम्हें आकर ले जाएंगे। तुम अभी भी दान पत्र निकाल कर दे दो। परिणीति, मैं दान पत्र निकाल कर दे दूंगी, लेकिन उन्हें नहीं, आपको दूंगी। आप उसे वापस रखें, परंतु मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। क्या मेरा उनका संबंध सिर्फ दान पत्र को लेकर था? उन्होंने विवाह के संबंध को कोई मान्यता नहीं दी, तो फिर मैं कैसे जाऊं? पिता, तुम्हें ही कौन सा मान्यता दिया है विवाह संबंध को? संबंध तो तुमने तोड़ा है एक छोटी सी बात को लेकर। इसमें भी गलती तुम्हारी ही है। अभी भी अवसर है, बात मान जाओ। पिता समझाते रहे, परंतु पिता की एक भी बात परिणीति ने नहीं सुनी। वह वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। परिणीति को उसके माता पिता और भाइयों ने बहुत समझाया, परंतु वह सुदीप की गलती निकालती रही और सुदीप ने से संबंध रखने के लिए मना कर दिया। परिणीति अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। एकांत वासिनी हो गई थी वह। किसी के भी बुलाने पर वह कमरे से बाहर नहीं जाती और किसी से बात ही नहीं करती। ऐसे में अब माँ आई उसके समक्ष। माँ ने उसे बहुत समझाया, देख बिटिया, आज तेरे भाई भाभी तेरा आदर करते हैं, कल हम नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा इस घर में कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। घर बाहर सभी की दृष्टि में तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा। तब तुम दुखी रहोगी। अपनी ससुराल में तुम राज रानी बनकर रहोगी, तुम्हारा सम्मान वहीं रहेगा। तुम ससुराल से संबंध क्यों तोड़ रही हो? सुदीप में तो आखिर कुछ भी बुराई नहीं है, वे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। तभी तो अभी तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। तुम बात मान जाओ, वहाँ राज रानी बनकर रहोगी। अपना घर इस तरह सब बर्बाद नहीं करते। परंतु परिणीति को माँ की बात भी समझ में नहीं आई। उसने फिर कह दिया, माँ, यदि तुम लोगों को मेरा रहना पसंद नहीं तो मैं नहीं रहूँगी, यहाँ चली जाऊँगी कहीं भी, परंतु मैं अपना स्वाभिमान नहीं मिटा सकती। तुम्हारे दामाद उस 7 गांव के दान पत्र के लिए मुझसे संबंध तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो भला मैं क्यों उनसे संबंध रखूं? उन्हें वे 7 गांव अधिक प्यारे हैं अपनी बहन को देने के लिए, और मुझसे विवाह करने का कोई मोल नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं। फिर मैं उनके कदमों में गिरकर भिक्षा मांगने नहीं जा सकती। माँ, बिटिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? 7 गांव को प्रतिष्ठा का सवाल दामाद जी ने नहीं, तुमने बनाया है। तुम्हें वे दानपत्र खोइछा से निकालने के लिए किसने सिखलाया? जितना दहेज हमने दिया था उसमें से कुछ तुम्हारी भाभी निकाल लेती तो कैसा लगता तुम्हें? और फिर तुम्हारे खोइछा में हमने जो कुछ डाला था वह तुम्हारा नहीं होता, खोइछा खोलने वाले का होता है, और तुमने उसमें से दानपत्र निकाल लिया। यदि तुम्हें गांव लेना ही था तो तुम हमसे कह देती, तुम्हें हम 7 के बदले में 51 गांव अलग से देते थे, पर वह 7 गांव तुम्हारे नहीं हैं। बेटी, ये 7 गांव तो तुम्हारी नंद सुमेधा के ही होंगे। खोइछा में 1 रुपये का सिक्का हो या 1 अरब स्वर्ण मुद्रा या कोई जागीर या राज्य का दान पत्र हो, वह सब खोलने वाले का ही होता है। तुम्हारे यहाँ तुम्हारी नंद ने खोला तो उसमें जो कुछ दिया गया था उसका होता। उसमें से कुछ भी सामग्री निकाल कर तुम अमंगल ही कर रही हो। वह तो दान की वस्तु थी, दान की वस्तु ली नहीं जाती है। अभी भी समय है बिटिया, हमारी बात मान लो और दान पत्र दे दो अपनी नंद की। माँ ने निकाला था कागज को खराब होने से बचाने के लिए, लेकिन वहीं रह गया। इसे इस बार देकर माँ ने भेजा है।
इस तरह तुम्हारा मान भी रह जाएगा। ऐसा ही करो बेटी, तुम तो मेरी बहुत समझदार बेटी हो। अपना जीवन अपने हाथों बर्बाद मत करो। माँ आंचल फैलाकर उसके समक्ष रो रही थी, लेकिन परिणीति की समझ में कुछ भी नहीं आया। वह अभी भी अपने निश्चय पर अड़िग थी। शायद उसे लग रहा था सुदीप उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हैं, इसीलिए बार बार उसे मना रहे हैं दानपत्र देने के लिए। इसलिए कुछ दिन बाद सब वे ही हार मानकर उसके पास आ जाएंगे, क्षमा मांगकर उसे ले जाएंगे। फिर तो उसका मान भी रह जाएगा। यही सोच परिणीति मान किए बैठी रही और अपनी ससुराल नहीं गई। इधर सुदीप प्रतिदिन आशा देखता परिणीति का संदेशा आने का। उसे विश्वास था कि भैया उसे समझाएंगे तो ज़रूर उसकी समझ में बात आ जाएगी और परिणीति अपनी हट भूल जाएगी। इसलिए वे प्रतिदिन इंतज़ार करते उसके संदेश एवं वापसी का। इंतज़ार करते करते 1 वर्ष बीत गया, परंतु परिणीति नहीं आई। अब इंतज़ार सुदीप को भी खलने लगा था और सुदीप की समझ में यह बात आ गई थी कि परिणीति अब नहीं आएगी। सुदीप के माता पिता भी बहुत दुखी थे परिणीति के इस व्यवहार से। उन्होंने परिणीति के पिता को संदेश भेजा मिलने के लिए, परंतु उधर से कोई जवाब नहीं आया। आखिर परिणीति के पिता मिलते भी तो कैसे? वह तो अपने को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं समझ रहे थे। वे इतने शर्मिंदा थे। सुदीप के पिता ने संदेश लेकर परिणीति के घर संदेशवाहक को भेजा। संदेश में पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने परिणीति को और परिणीति के पिता को इस विवाह के संबंध में अपना मंतव्य बताते हुए जवाब भेजने का संदेश दिया था। उन्होंने परिणीति को भी पत्र लिखा था, अपनी गृहस्थी नहीं ठुकराने के लिए और वापस आने के लिए। कई बातें समझाते हुए उन्होंने लिखी थी, जिसका मुख्य अर्थ था अगर वह अभी भी नहीं आती है तो वे सुदीप का दूसरा विवाह करने के लिए विवश हो जाएंगे। अब और अधिक परिणीति की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। परिणीति ने इस पत्र का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। वह अपने निश्चय पर अड़िग रही। इसी तरह के आशय का पत्र उन्होंने परिणीति के पिता को भी लिखा था। पत्र पढ़कर परिणीति के पिता रो पड़े और उन्होंने संदेश दिया, हम आपके समक्ष बहुत शर्मिंदा हैं। हमने सोचा नहीं था हमारी अपनी बेटी हमारी शर्मिंदगी का कारण बनेगी। हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम बहुत मजबूर हैं। हम चाहकर भी इस संबंध को बचा नहीं सकते। अब आगे आपकी जैसी इच्छा हो। आप स्वतंत्र हैं बेटे का विवाह करने के लिए। भला हम कैसे कह सकते हैं सुदीप बेटे को जीवन भर प्रतीक्षा करने के लिए? जीवन भर प्रतीक्षा करना, वह भी एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसका कोई सिरा ही नहीं मिलता है, असंभव ही होगा किसी के लिए भी। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। हम तो आपके समक्ष आने में भी लज्जा का अनुभव करते हैं, इसलिए आपसे मिल भी नहीं पाते। हमें क्षमा कर दें। इस प्रकार यह संबंध टूट गया दोनों पक्ष की ओर से। एक तरह से परिणीति के पिता ने सुदीप को दूसरा विवाह करने की अनुमति दे दी थी। परिणीति के माता पिता और पूरा परिवार ही उससे खिंचा खिंचा रहता था। उससे भाभियाँ कुछ बातचीत कर लेती। कभी कभी माँ तो उसे जब तब अपने पास बैठाकर समझाती रहती और समझाते हुए रोने भी लगती। बहुत समझाती उसे भविष्य के विषय में। उसे समझा समझा कर जब थक जाती तो रोने लगती। वह बहुत दुखी रहने लगी थी बेटी के लिए। इसी दुख ने उनकी जान ले ली। माँ के जाने के बाद पिता और भाई उससे और भी खिंचे खिंचे रहने लगे। वे माँ के असमय काल कवलित होने का सारा दोष परिणीति पर ही तो लगा रहे थे। कुछ दिन बाद ही खबर आई सुदीप का दूसरा विवाह हो रहा है। एक बार फिर से परिणीति के परिवार ने उसको समझाया, परंतु उसने तो सारा दोष सुदीप और उसके परिवार पर ही डाल दिया। उसके अनुसार उनका पूरा परिवार इतना लालची था, जो दहेज में इतना अधिक सामान मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ था। उनका लालच खत्म नहीं हुआ और उन 7 गांवों के लिए भी वे परिणीति से संबंध तोड़ बैठे।
दूसरा विवाह करने को तैयार हो गए। यहाँ भी तगड़ा दहेज मिलेगा। बहुत लालची हैं वे लोग दहेज के, धन संपत्ति के। ऐसे लालची लोगों के साथ परिणीति नहीं रहना चाहती। उसके पिता और पूरा परिवार आश्चर्यचकित थे परिणीति के आरोपों पर, क्योंकि सुदीप के परिवार ने दहेज में मिली सभी सामग्री वापस कर दी थी। कुछ भी तो नहीं रखा था। यहाँ तक कि परिणीति के साथ गए हुए उसके कपड़ों को भी चुन चुन कर वापस कर दिया था। सुदीप को मिले हुए कपड़ों को भी वापस कर दिया था। एक भी सामग्री तो नहीं रखी थी उन लोगों ने। फिर यह लड़की कैसे कह रही है उन्हें दहेज का लालची? लालच तो इसने ही दिखाया था, उन 7 गांवों को संवे रखकर। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? गलती संवे की और आरोप दूसरों पर लगा दे। अपनी गलती नहीं दिख रही है इसे, परंतु उनके कुछ भी कहने से तो लाभ होता नहीं, क्योंकि पिछले 1 वर्ष से वे लगातार समझाते आ रहे थे। परिणीति ने कहाँ समझा था अपनी गलती को? वह तो सदा संवे को निर्दोष बता रही थी और सारी गलती सुदीप, सुमेधा और उसके परिवार पर लगा रही थी। उन्हें कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। बेटी का जीवन कैसे बचाएं? इसके जीवन में क्या होगा आगे? सुदीप का विवाह हो रहा है। यदि यह मान जाती तो कम से कम सुदीप को समझाकर वे लोग उसे विवाह से रोक सकते थे। उन्हें सुदीप पर विश्वास था कि वह अवश्य समझ लेगा उनकी बात, परंतु पहले परिणीति तो माने, अन्यथा वे कैसे कहते सुदीप को? सुदीप यदि तैयार हो भी जाता तो परिणीति की शर्तें उसे कैसे पूरी की जाती? इन लोगों ने अब खामोश रहने में ही अपनी भलाई समझी और देखते ही देखते सुदीप का विवाह हो गया। उसका घर परिवार बस गया और परिणीति का जीवन उजड़ गया। इनके पास भी समाचार आता रहता था। सुदीप की पत्नी बहुत मिलनसार और बहुत सुघड़ और बहुत गुणी है, बहुत संस्कारी है। उससे उसकी ससुराल वाले बहुत खुश हैं। इन्हें लगता जिस जगह इनकी बेटी को होना चाहिए था उस जगह कोई और आ गई। उनकी बेटी का क्या हाल होगा आगे भविष्य में ईश्वर ही जाने। समय बीतता रहा। परिणीति अपने मायके में रहती रही। उसके भाइयों का परिवार भी बढ़ रहा था। उनके बच्चे भी बड़े हो रहे थे। भतीजे भतीजियों की वह बहुत प्यारी बुआ थी, परंतु अब उसे अपना जीवन सूना सूना लगने लगा था। अब परिणीति को अपनी गलती दिखने लगी थी और अपनी जिद पर अब उसे अफसोस हो रहा था। जब घर में सारे लोग एक साथ मिलकर हंसते और इसे देखकर चुप हो जाते, भाई भाभी को एक साथ मिलकर हंसते मुस्कुराते अपनी गृहस्थी चलाते देखती, एक दूसरे की परवाह करते देखती, तब उसे भी अपनी गृहस्थी की याद आती। उसे अपना जीवन रिक्त दिखता, सूना सूना लगता। सभी खुश थे, खुश नहीं थी तो परिणीति। यह बिल्कुल सही बात थी। यह होना ही था, क्योंकि भाइयों का अपना परिवार था जिसमें वे व्यस्त थे। भाभियां अपने बच्चों में व्यस्त थी। बच्चे अपना भविष्य बनाने में व्यस्त थे। पिता मार्गदर्शक बन गए थे उनके। इसीलिए अब वे परिणीति को कितनी देर अपने साथ का सबल दे पाते। उसका तो दिन रात, सप्ताह, माह, वर्ष सब सूना हो गया था। इतने समय का साथ तो सिर्फ अपना पति, अपनी संतान ही दे सकती है। उनकी जिम्मेदारियों के बीच समय कैसे कट जाता है पता नहीं चलता। यह सब तो परिणीति के पास था ही नहीं। फिर उसका समय कैसे व्यतीत होता? वह तो अकेली हो गई थी बिल्कुल। उसकी सभी सखियां भी अपनी अपनी ससुराल में थी। वे कभी जब अपने मायके आती तो 2-4 दिनों के लिए तो उनमें से कोई भी तरस खाकर कुछ देर के लिए परिणीति से मिलने आ जाती, वरना परिणीति सदा अकेली ही रहती। अकेलेपन के घने कोहरे में सिमट गया था उसका जीवन। कभी बगीचे में बैठती तो कभी अपने कमरे में भाई के बच्चों के पास जाती। उनसे बातचीत कर उसे संतुष्टि का एहसास होता है, पर वे भी कितनी देर परिणीति के साथ रहते। उनके पास इतना रिक्त समय कहाँ था? अपना भविष्य संवारना था उन्हें। वे दिन भर व्यस्त रहते।
बहुत थोड़ा समय दे पाते परिणीति को। अब उसे समझ में आने लगा था कितनी बड़ी गलती की थी उसने। 7 गांव के लालच में अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था। अपना पति खो दिया, अपनी ससुराल खो दी। सुदीप तो अंत तक उसे समझाते रहे। यदि उसकी बात मान ली होती तो आज उसका भी अपना परिवार होता, अपना पति, अपने बच्चे होते, अपना घर होता जिसकी वह स्वामिनी होती। उस जागीर की वह राजरानी थी, कितने सम्मान से वहाँ रहती। यहाँ वह मान सम्मान कहाँ जो गृह स्वामिनी का, जागीर की रानी का होता है। यहाँ कोई उसका अपमान नहीं करता। बच्चे भी आदर करते थे, भाई भाभी भी स्नेह करते, परंतु यहाँ उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जमींदारी का काम भाई देखते, सहयोग भाभियाँ करती, कहीं सलाह की आवश्यकता होती तो पिता देते, उससे तो कोई राय भी नहीं ली जाती। इसलिए घर के नौकर भी उससे कुछ पूछने नहीं आते। भाई और भाभी साथ में घूमने जाते, कभी इसे दया कर साथ ले जाते। परिणीति को समझ में आ जाता वह अवांछित है। यदि वह जाती है भाई भाभी के साथ, वे बोलते तो कुछ नहीं परंतु असहज रहते हैं। उसके रहने से उनकी इच्छा होती है अकेले जाने की। तब वह उनके साथ जाने से बचने लगी और यह पूर्ण रूप से एकांत वासिनी हो गई। अब उसके जीवन में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह गया था। खोइचा के वे 7 गांव उसके लिए एक अभिशाप बन गए थे। 7 गांव के लालच में परिणीति ने अपने जीवन की ही आहुति दे डाली थी। उसका पूरा जीवन सूना हो गया था। ये कहानी जगतरानपुर क्षेत्र की है। वहाँ के जमींदार जगत सिंह बड़े हंसमुख, प्रजा वत्सल और दिलदार थे। पत्नी गरिमामयी परंतु सहनशीला थी। उनके 7 संतान, 5 बेटे और 2 बेटियां थी। बेटे बड़े थे और दोनों बेटियां छोटी। 5 बेटों और बड़ी बेटी सुनीति का विवाह हो चुका था। सुनीति की ससुराल जगत सिंह के परिवार के समान ही समृद्ध और ऐश्वर्यपूर्ण थी। सुनीति अपनी ससुराल में अत्यंत प्रसन्न थी। 5 बेटों की पत्नियां भी अच्छे कुल परिवार से अपनी हैसियत के अनुरूप वेल लाए थे। सभी बहुएं सुंदर, सुरुचि संपन्न और व्यवहार कुशल थी। उनसे जगत सिंह अथवा उनके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। अब उन्हें मात्र सबसे छोटी पुत्री परिणीति के विवाह की फिक्र थी। परिणीति के लिए वे अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार ही वर की तलाश कर रहे थे। परिणीति देखने में अत्यंत खूबसूरत और कुशाग्र बुद्धि की स्वामिनी थी। सबसे छोटी होने के कारण वह माता पिता के साथ साथ सभी भाई भाभी और बहनों की भी लाडली थी। सबके ऐसी में स्नेह ने उसे कुछ जिद्दी, उग्र और काफ़ी हद तक स्वार्थी भी बना दिया था। कोई इच्छा जबान पर आते ही घर वाले पूरी कर देते, इसलिए उसमें किसी भी कार्य के लिए धैर्य या प्रतीक्षा की कमी थी। इस एक कमी को यदि नज़रअंदाज कर दें तो परिणीति सर्वगुण संपन्न थी। इसलिए जमींदार जगत सिंह उसके रूप और गुण के योग्य और अपने परिवार के रुतबे से मेल खाता हुआ परिवार देख रहे थे। ऐसे में उन्हें प्रतापपुर के जागीरदार राजवीर सिंह का पुत्र, परिवार का इकलौता वारिस सुदीप सिंह के संबंध में जानकारी मिली। हर प्रकार से सुदीप सिंह उन्हें परिणीति के योग्य दिख रहा था। इसलिए उन्होंने सुदीप के पिता के पास परिणीति का विवाह का प्रस्ताव पंडित जी के माध्यम से भेज दिया। राजवीर सिंह जी को परिणीति का रिश्ता अपने बेटे के लिए भाग्या और उन्होंने पंडित जी से दोनों को परिवारों का मिलवाने के लिए कहा। जगत सिंह राजवीर सिंह जी से मिले। दोनों एक दूसरे से पूर्व परिचित थे। परिवार में भी और सामाजिक हैसियत में भी अधिक अंतर नहीं था। राजवीर सिंह जी का परिवार जगत सिंह से कुछ अधिक ही संपन्न था। राजवीर सिंह जी की 2 ही संतान थी, एक सुदीप सिंह और दूसरी पुत्री सुमेधा। सुमेधा का विवाह हो चुका था और अब उन्हें सुदीप का विवाह करना था। दोनों परिवारों ने एक दूसरे का सब कुछ देखा समझा और विवाह तय हो गया। यह वह समय था जब विवाह के लिए लड़का लड़की को एक दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं होती थी। परिवार एक दूसरे को समझते थे और देखते थे। यहाँ भी दोनों के पिता ने परिवार की हैसियत, प्रतिष्ठा, सभ्यता और संस्कृति देखी और विवाह तय हो गया।
लड़की और लड़के के विषय में उनके पिता ने जो बताया गया उसे उन्होंने सही माना। सुदीप और परिणीति की शादी धूमधाम से हो गई। विवाह के बाद विदाई भी हुई। विदाई के समय एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, लड़की को खोइच्छा देने का। कुल देवता के समक्ष बैठाकर दुल्हन के आंचल को रंगीन धान, हल्दी की गांठ, सिंदूर और सिक्कों से भरा जाता है। इसका अलग महत्व है। तरण जीवन में हरियाली का प्रतीक, धान संस्कृति और संपन्नता की निशानी है। हल्दी सुख वैभव का और साथ में अमंगल का नाशक भी। सिंदूर लड़की के सौभाग्य का प्रतीक और सिक्के लक्ष्मी का प्रतीक, जो बेटी रूपी लक्ष्मी को उसके जीवन में सुख और वैभव की कामना करते हुए आशीर्वाद स्वरूप दिया जाता है। इन सबसे दुल्हन के आंचल को भर दिया जाता है। रिवाज है कि यह सारी सामग्री खोइच्छा खोलने वाले को मिलता है। खोइच्छा आशीर्वाद होता है। दुल्हन का परिवार अपनी हैसियत के अनुसार खोइच्छा में संपत्ति देता है, परंतु यह संपत्ति होती है उसकी जो इसे खोलती है। ससुराल में अधिकतर लड़की की विवाहिता नंद खोलती है खोइच्छा। नंद नहीं होने की स्थिति में जेठानी खोलती है खोइच्छा। परिणीति का खोइच्छा उसकी ननंद सुमेधा को खोलना था और उसके खोइच्छा में जो कुछ भी होता वह सुमेधा को मिलता। परिणीति की विदाई के पहले जगत सिंह ने बेटी की विदाई में उसके खोइच्छा में 7 गांव दिए। भारतीय संस्कृति में बेटी को दान दहेज देने का रिवाज है, जो पिता अपनी हैसियत के अनुसार अपनी बेटी को देते हैं। तो परिणीतों को भी उसके पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था, परंतु खोइच्छा का तो महत्व अलग है। इसलिए उन्होंने खोइच्छा में 7 गांव देने का निर्णय लिया और 7 गांव के दान पत्र बनाकर बेटी की खोइच्छा में डाल दिया। सभी जगत सिंह की प्रशंसा कर रहे थे। पिता ने बेटी को दहेज तो दिया ही, खोइच्छा में भी 7 गांव दे दिए, परंतु परिणीति चिंतित हो गई। उसे पिता को मना करने का अवसर ही नहीं मिल पाया था, क्योंकि खोइच्छा देते समय उन्होंने 7 गांव के दान पत्र लाकर खोइच्छा में डालने के लिए रखी सामग्री में रख दिया था और माँ ने खोइच्छा देते समय उस दान पत्र को परिणीति के खोइच्छा में डाल दिया। लेकिन अब परिणीति सोच रही थी, इतनी बड़ी संपत्ति उसकी नंद को चली जाएगी। कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि संपत्ति उसको नंद को नहीं जाए, परंतु करे क्या, यह वे सोच नहीं पा रही थी। और फिर कुछ सोचकर उसने निर्णय ले लिया। वह विदाई के पूर्व अपने कमरे में गई और अपने कमरे से 21 सोने की मोहरें निकाली और उसे अपने खोइच्छा में डाल दिया और खोइच्छा से गांव के दान पत्र निकालकर अपने कमरे में छिपा कर रख दिया। इस कार्य में उसे थोड़ी देर लगी। माँ उसे पुकार रही थी, चल बिटिया, मुहूर्त निकल रहा है, तेरा यह कमरा रहेगा सदा। तू जब भी आएगी अपनी ससुराल से तो अपने इस कमरे में मिलती रहना। इसे हम हमेशा सजा कर रखेंगे तेरी याद में। जब भी तुम्हारी याद आएगी हम यहाँ बैठकर तुम्हारे होने का एहसास करते रहेंगे। तुम्हारी सुगंध इस कमरे में बसी हुई है। परिणीति आकर माँ के गले लग गई और फिर परिणीति अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। परिणीति की डोली ससुराल पहुंची। नई दुल्हन का स्वागत पूरे उल्लास से किया गया। सास ने दुल्हन का परीक्षण किया, बलैया ली, पालकी में गुड़ खिलाया और नंद ने भाभी को बहुत प्यार से अपनी बाहों का सहारा देकर पालकी से उतारा। दुल्हन का गृह प्रवेश हुआ। ससुराल का प्रथम दिन का सारे विधि विधान नियम पूर्वक पूरे किए गए और अब बारी आई कुल देवता के पास बैठकर दुल्हन का खोइच्छा खोलने की। नंद आ गई खोइच्छा खोलने के लिए। नंद ने भाभी से कुल देवता को प्रणाम करवाया। भाभी की मांग में सिंदूर भरा, टीका लगाया और खोइच्छा खोलना प्रारंभ किया। दुल्हा दुल्हन के ससुराल पहुंचने के पहले ही खोइच्छा में 7 गांव मिलने की बात पहुंच चुकी थी और ये सबको पता चल चुका था कि दुल्हन के खोइच्छा में 7 गांव का दान पत्र है, जो दुल्हन के पिता के द्वारा दिया गया है। सुमेधा का खोइच्छा खुला। उसमें उसे अन्य सामग्रियों के अतिरिक्त सोने की 21 मोहरें मिली, परंतु उसमें गांव के दान पत्र से संबंधित कोई कागज नहीं था। उसने कहा, यह क्या, मैंने तो सुना था कि भाभी के मायके से खोइच्छा में 7 गांव का दान पत्र मिला है, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मोहरें हैं। क्यों भाभी, दान पत्र कहाँ रखा आपने? परिणीति बिना कुछ बोले हुए चुपचाप सुनती रही। थोड़ी देर में ही वहाँ बवाल हो गया। बहू रानी के खोइच्छा में दान पत्र मिला था 7 गांव का, वह दुल्हन के खोइच्छा में नहीं है। आखिर हुआ क्या? क्या अफवाह थी ये बात? राजवीर सिंह तक भी बात पहुंची। तब उन्होंने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, जगत जी झूठ कभी बोल ही नहीं सकते हैं। यदि वहाँ से बात आई है कि 7 गांव मिले हैं तो निश्चित रूप से मिले होंगे। वह ऐसा नहीं करेंगे कि कुछ बोलें और नहीं दें, जबकि हमने तो कुछ मांगा भी नहीं उनसे।
तब भी उन्होंने इतना दहेज दिया। जो व्यक्ति बिना कुछ मांगे इतना अधिक बेटी के दहेज में दे सकता है, वह बेटी के खोइचा में 7 गांव देने की बात झूठ नहीं कह सकता। परिणीति के ससुराल में लोग तो उसके पिता पर सवाल उठाने लगे थे। यह सब बातें सुनकर सुदीप और उसके पिता को बहुत बुरा लग रहा था। सुदीप ने अपने पिता से कहा, मैं प्रयास करूंगा पता करने का वास्तविकता क्या है, आप अभी इस बात को संभाल लें। सुदीप की माँ वैसे भी इस बात को फैलने देना नहीं चाहती थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा, खोइचा में मिला अवश्य होगा, हो सकता है कागज़ कहीं मुड़ के ख़राब ना हो जाए, इसलिए किसी ने निकाल कर किसी अलग बक्से में डाल दिया होगा। खोइचा में दान पत्र रखना भी तो संभव नहीं था, इसीलिए क्यों आप सभी इतना बोल रहे हैं। बहू रानी के पिता की ओर से यदि यह समाचार आया है कि वह दे रहे हैं 7 गांव खोइचा में, तो उन्होंने अवश्य दिए होंगे। हाँ, कागज़ मुड़कर ख़राब नहीं हो, इसलिए अवश्य किसी सुरक्षित स्थान पर रखा होगा जो मिल जाएगा। यह कहकर उन्होंने बात को दबा दिया। प्रथम मिलन की रात्रि परिणीति सुहाग कक्ष में सुहाग सेज पर अपने पति की प्रथम भेंट की प्रतीक्षा कर रही थी। सुदीप ने कक्ष में प्रवेश किया। सुदीप ने परिणीति का घूंघट उठाया और बहुत प्यार से उसे अपने पास बैठाकर कहा, परिणीति, तुम बहुत प्यारी हो। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत अधिक हो गई है, क्योंकि अब तुम 2 परिवारों से जुड़ गई हो। तुम्हारी प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरा करने में मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे परिवार की गरिमा पर कोई आंच आए। परिणीति ने धीरे से जवाब दिया, मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपने परिवार की गरिमा को बनाकर रखूं। सुदीप, परिणीति, जहां तक मुझे ज्ञात है, तुम्हारे खोइचा में 7 गांव का दान पत्र मिला था। उसे कहाँ रखा है तुमने, या फिर माँ जी ने कहीं संभाल कर सुरक्षित रख दिया तुम्हारे खोइचा से? परिणीति, मुझे खोइचा में जो मिला था वह सब मेरे साथ ही था सुदीप। फिर उसमें 7 गांव का दान पत्र कहाँ है? परिणीति, मैं नहीं जानती। मुझे जो कुछ मिला था खोइचा में वह मेरे पास ही था। मैं इतना ही जानती हूँ, इसमें से कुछ भी माँ ने निकाल कर कहीं और नहीं रखा है। सुदीप, तो क्या तुम्हारे पिता ने झूठ कहा था? मुझे जहाँ तक जानकारी है, उन्होंने दान पत्र बनवाया था और उस दान पत्र को भी तुम्हारी खोइचा में ही देने वाले थे। तो फिर आखिर वह दान पत्र कहाँ गया? परिणीति, मैं नहीं जानती 7 गांव की क्या कहानी है। सुदीप, तुम समझ रही हो, वह दान पत्र नहीं मिलने से तुम्हारे पिता और तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी होगी हमारे यहाँ के परिवार के साथ। यह समाचार सुमेधा की ससुराल तक पहुँच गया है कि उसे भाभी के खोइचे में 7 गांव का दान पत्र मिल रहा है। यह 3 खानदान के सम्मान की बात हो गई है। अब और मुझे विश्वास है कि ससुर जी ने कभी भी यह झूठी अफवाह नहीं फैलाई होगी। अगर बात फैली है तो उन्होंने दिया भी अवश्य है। इसलिए अच्छा होगा परिणीति कि तुम वह दान पत्र दे दो। उन 7 गांव से होने वाली आय से कई गुना अधिक संपत्ति यहाँ हम अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं। यहाँ की संपत्ति की तुम अकेली मालकिन होगी, क्योंकि मैं परिवार का इकलौता वारिस हूँ। तुम्हें किसी भी तरह की किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। तुम उन 7 गांव का लालच नहीं करो। परिणीति, क्या आप समझते हैं कि वह दान पत्र मैंने रख लिया? सुदीप, समझने या सोचने की बात नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है वह दान पत्र तुमने ही निकाला है और तुमने उसे कहीं रखा है, क्योंकि तुम वह देना नहीं चाहती हो। तुम उन 7 गांव का लालच नहीं करो और वह दान पत्र निकाल कर दे दो। सुमेधा को हमारी और तुम्हारे मायके की मर्यादा भी रह जाएगी। तुम्हारे इस एक कृत्य से 3 परिवार प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ का परिवार और तुम्हारे मायके का परिवार भी। दोनों की मर्यादा बचाना अब तुम्हारे हाथ में है। परंतु परिणीति को नहीं देना था, उसने नहीं दिया, स्पष्ट कह दिया। हाँ, आप सही कह रहे हैं, पिताजी ने 7 गांव का दान पत्र दिया था, लेकिन मैं वह 7 गांव जो मेरे पिता के द्वारा दिए गए हैं अपनी नंद को क्यों दूं? वह मेरी संपत्ति है, मेरा स्त्री धन है, मेरे खोइचा में मिला है, उसे मैं संवे रखूंगी। है ना सोने की 21 मोहरें खोइचा में। सुमेधा दीदी को उससे संतुष्ट होना चाहिए। सुदीप, सुमेधा के पास संपत्ति की कमी नहीं है। तुम्हारी उन स्वर्ण मोहरों के लिए भी वह लालायित नहीं है और ना ही 7 गांव के लिए चाहते उसे। परंतु यह सम्मान की बात है, उसे देने से उसकी ससुराल में तुम्हारी ससुराल और तुम्हारे मायके दोनों का सम्मान बढ़ता। कि सुमेधा के मायके में भाभी का खोइचा खोलने से 7 गांव मिले, इस सम्मान से अधिक कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि तुम वह दान पत्र दे दो। तुम कहो तो मेरे नाम से जितनी भी संपत्ति है वह मैं तुम्हारे नाम लिख देता हूँ, वह सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। परंतु वह 7 गांव तुम सुमेधा को दे दो।
इतने पर परिणीति तैयार नहीं हुई। सुदीप को अब क्रोध आने लगा था। उसने कहा, सुमेधा को मैं उसके ससुराल वालों की दृष्टि में नीचे गिरने नहीं दूंगा। मेरा तुम्हारा संबंध उसी दान पात्र पर निर्भर करता है। यदि तुम मेरे साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हो, मेरी पत्नी बनकर रहना चाहती हो, इस परिवार की बहुरानी बनकर रहना चाहती हो, तो दान पत्र लाकर दे दो। अन्यथा मेरा और तुम्हारा आज से कोई भी संबंध नहीं रहेगा। मैं मान लूंगा कि मेरा विवाह हुआ ही नहीं। यदि तुम दे देती हो दान पत्र, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा नहीं। तुम सोच लो अच्छी तरह से और फिर बताओ कि तुम्हारा क्या विचार है। यह कहकर सुदीप सुहाग कक्ष से निकल गया दुल्हन को छोड़कर। परिणीति ने बहुत विचार किया सुदीप के प्रस्ताव का, लेकिन उसे लग रहा था 7 गांव बहुत बड़ी संपत्ति है। इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन वह सिर्फ खोइचा खोलने के कारण सुमेधा को क्यों बना दे। परिणीति सोचती रही और वह इसी निश्चय पर पहुंची कि वह दानपत्र अपनी ननद सुमेधा को किसी भी स्थिति में नहीं देगी। और सुदीप का क्या है, आज नहीं तो कल वह मुझे स्वीकार करेंगे ही। उन्हें अपनी भूल समझ आएगी, तब अपनी बात से हटना ही होगा। विवाह तो हो चुका है, वे कितने दिन भाग सकते हैं। परिणीति सभी विचारों को झटक कर बिस्तर में लेटकर आराम करने लगी और फिर उसे नींद आ गई। परिणीति 1 सप्ताह ससुराल में रही। प्रत्येक रात एक बार सुदीप परिणीति के कमरे में आता और उससे अपना एक सवाल दोहराता। वह दानपत्र सुमेधा को दे रही हो या नहीं, उसकी ओर से कोई सकारात्मक प्रत्युत्तर नहीं पाकर वह वापस चला जाता। आज परिणीति को मायके जाना था, पग फेरे के लिए। विदा करवाने उसके भैया आए हुए थे। उसके विदा की तैयारी हो गई। उसकी विदाई के समय सुदीप पुनः उससे मिले और उन्होंने कहा, परिणीति, मैं अंतिम बार तुम्हारे समक्ष अपना प्रस्ताव रख रहा हूँ। वह दानपत्र सुमेधा को दे दो। परिणीति, मैं कितनी बार आपसे कहूँ, वह मेरा है, वह मेरा स्त्री धन है, मैं उसे किसी को भी नहीं दे सकती। सुदीप, ठीक है, फिर तुम अपना वह स्त्री धन संभाल कर रखो और यहाँ वापस मत आना। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं रहा अब। परिणीति मायके चली गई। उसके भैया कुछ आभास हो गया था, यहाँ कुछ गड़बड़ है, परंतु उन्होंने रास्ते में परिणीति से कुछ भी नहीं पूछा। मायके आने के बाद 2-3 दिन तक तो परिणीति व्यस्त रही, सबसे मिलने मिलाने में। उसके बाद उसके भैया ने अपने पास बिठाकर पूछा, परिणीति, तुम्हारे ससुराल में मुझे कुछ ऐसा क्यों लगा कि सभी जैसे कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। वे कुछ असहज भी लग रहे थे, उनका व्यवहार कुछ अस्वाभाविक लग रहा था मुझे। कुछ बात तो हुई है जो हमारे लिए सही नहीं है। क्या बात हुई है यह बताओ। परिणीति, कुछ भी नहीं भैया, आप चिंता ना करें, वह मेरा मामला है, मैं देख समझ लूँगी। भैया के लाख कोशिश करने पर भी परिणीति ने कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। परिणीति की ससुराल से किसी भी तरह का कोई समाचार नहीं आया, ना ही कोई लिवाने आया। पिता और भाइयों को लगने लगा कि कुछ तो ऐसी बात हुई है जो सही नहीं है। परिणीति से बात करने पर वह कुछ भी नहीं बताती थी। ऐसे में उसके भैया ने आमंत्रण भेजा सुदीप को घर आने का। सुदीप ने आने के लिए व्यस्तता का बहाना बनाकर मना कर दिया। इस तरह होते हुए 6 महीने बीत गए। अब माता पिता और भाई भाभी सभी चिंतित हो गए। आखिर कारण क्या है कि बुलवाने पर सुदीप आते भी नहीं है, ना ही कोई समाचार भेजते हैं और ना ही परिणीति को लेने के लिए कोई संदेश आता है। बेटी को समय से भेजे कैसे, उसकी ससुराल। ऐसी स्थिति में परिणीति के पिताजी ने अपने बेटे को परिणीति की ससुराल जाकर सारी जानकारी लेने का निर्देश दिया। इधर उधर से छनकर उसके पास भी कुछ समाचार आ चुका था, इसलिए वे अधिक परेशान हो गए थे। परिणीति के 2 भैया उसकी ससुराल गए पता करने के लिए। वहां उन्हें सारी स्थिति की जानकारी मिली। उन्होंने सुदीप से कहा, इतनी छोटी सी बात को आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। दानपत्र 7 गांव का ही तो था। 7 गांव के बदले हम सुमेधा बहन को 70 गांव दे सकते हैं। आपकी छोटी बहन हमारी भी तो छोटी बहन हुई, उपहार हम अभी दे देते हैं। सुदीप भैया, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या परिणीति आपकी ससुराल से कुछ दान लेना चाहेगी? नहीं ना। उसी तरह सुमेधा को भी मेरी ससुराल से कुछ नहीं चाहिए। वह 7 गांव उसका शगुन था जो उसे भाभी का खोइचा खोलने पर मिला था। शगुन तो वह ले लेती, परंतु आपके द्वारा दिए गए 70 गांव तो क्या, पूरी रियासत भी वह स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए आपके तो देने का कुछ प्रश्न ही नहीं उठता है। देने का तो हम भी उससे बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन खोइचा का शगुन
आप भी जानते हैं ननंद का होता है। मैंने परिणीति को वही बद देने के लिए तो कहा था। उसके बदले में अपनी पूरी जागीर उसके नाम करने के लिए मैं तैयार था, परंतु वे दानपत्र देने को तैयार नहीं हुई। क्या बताऊं, आपका परिवार इतना अच्छा है, सभ्य और सुसंस्कृत है। मुझे भय लग रहा है कहीं मेरे में से कुछ ऐसा ना निकल जाए जो आपकी गरिमा के विरुद्ध हो जाए। इसलिए मुझे क्षमा करें भैया, इस संबंध में मैं कोई बात नहीं कर सकता। मैंने जाते जाते परिणीति से कहा था वह दानपत्र दे दे, परंतु उसने नहीं दिया। वह मेरा प्यार हमारे दाम्पत्य को ठोकर मारकर चली गई है। उन्हें हमारे दाम्पत्य से अधिक प्यारे वे 7 गांव हैं, इसलिए मैं भी उन्हें लाने में असमर्थ हूँ। आप उन्हें बता दीजिएगा। अब उनका इस घर या मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। संभवतः कुछ दिन में मेरा दूसरा विवाह हो जाएगा। मेरे विवाह के बाद उनकी वापसी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। सुदीप वहाँ से उठकर उनसे क्षमा मांगकर चला गया। दोनों भाई किंकर्त वे मूड से बैठे रह गए। ये क्या कर दिया परिणीत ने, अपने हाथों से अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कितना प्यारा पति, इतने चाहने वाले सास ससुर, जिन्होंने इतना कुछ होने के बाद भी उसके पास एक भी शिकायत की बात सव्य नहीं की, उन्हें वह ठुकरा रही है। परिणीति के ससुर से भाइयों ने कहा, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, हमें भी थोड़ा समय दें, हम परिणीति को समझाकर मामला सुलझाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, हम भी चाहते हैं ये मामला सुलझ जाए। सुमेधा तो सब कुछ भूलकर भाभी को इसके लिए क्षमा भी कर चुकी है। उसने तो अपने भाई से भी कह दिया है कि वह भाभी को अधिक दबाव नहीं दें, उसे नहीं चाहिए खोइंचा का उपहार। परंतु सुदीप ने इसे अपने स्वाभिमान का प्रश्न बना लिया है। उसकी बात को मैं भी गलत नहीं कह सकता। जब ऐसी छोटी सी बात में बहुरानी इस तरह का व्यवहार कर संबंध तोड़ गई है, तो इतने छोटे दिल के साथ एक जागीर को कैसे देखेगी। आगे समय में वह यहाँ की रानी बनेगी। रानियों को तो उदार होना पड़ता है। यदि उसका दिल छोटा रहा, अपनी प्रजा के साथ क्या कभी न्याय कर पाएगी। यह बातें अच्छा हो कि आप अपनी परिणीति बिटिया को समझा लें। हम अभी भी उन्हें अवसर देना चाहते हैं। विदा लेकर परिणीति के दोनों भाई वापस आ गए। घर वालों को यह बात पता चलते ही आकाश से गिरे। पिता तो आग बबूला हो गए। उन्होंने परिणीति को धमकाना प्रारंभ किया, तुम कैसे खोइचा को अपना स्त्री धन कहती हो। खोइचा में जो कुछ भी रहता है वह खोलने वाले का होता है, तो फिर खोइचा का दानपत्र तुम्हारा कैसे हो सकता था। तुमने उस पर अपना अधिकार समझा कैसे। वह तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। इसलिए तुम वह दानपत्र अपनी नंद को दे दो और अपनी गृहस्थी बसा लो। सुदीप कहीं से भी गलत नहीं है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। तुम सोचो, यदि सुविधा के स्थान पर तुम होती तो तुम्हें बुरा नहीं लगता। परंतु परिणीति ने इसे आत्मसम्मान की बात मान लिया था। उसने कहा, मुझे आए हुए 6 महीने से अधिक हो गए, क्या मेरी चिंता वहाँ किसी को है। एक बार सुमेधा ने भी प्रयास नहीं किया पूछने का कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ वहाँ, या सुदीप जी मुझे लेने के लिए आए। ना ही मेरे सास ससुर ने पलटकर मेरा हाल पूछा। तो मैं अब उस घर में कैसे जा सकती हूँ। मैं नहीं जाऊँगी। वह 7 गांव मेरे पास रहें या आपके पास, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यह मेरा स्वाभिमान है। उन्होंने बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तो नहीं आए, फिर मैं कैसे जा सकती हूँ। पिता ने बहुत समझाया, गलती तो तुम्हारी थी। उन्होंने तो अभी भी समाचार भेजा है कि तुम सुमेधा को दान पत्र दे दो तो संबंध पहले समान हो सकता है। वह तुम्हें आकर ले जाएंगे। तुम अभी भी दान पत्र निकाल कर दे दो। परिणीति, मैं दान पत्र निकाल कर दे दूंगी, लेकिन उन्हें नहीं, आपको दूंगी। आप उसे वापस रखें, परंतु मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। क्या मेरा उनका संबंध सिर्फ दान पत्र को लेकर था। उन्होंने विवाह के संबंध को कोई मान्यता नहीं दी, तो फिर मैं कैसे जाऊं। पिता, तुम्हें ही कौन सा मान्यता दिया है विवाह संबंध को। संबंध तो तुमने तोड़ा है एक छोटी सी बात को लेकर। इसमें भी गलती तुम्हारी ही है। अभी भी अवसर है, बात मान जाओ। पिता समझाते रहे, परंतु पिता की एक भी बात परिणीति ने नहीं सुनी। वह वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। परिणीति को उसके माता पिता और भाइयों ने बहुत समझाया, परंतु वह सुदीप की गलती निकालती रही और सुदीप ने से संबंध रखने के लिए मना कर दिया। परिणीति अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। एकांत वासिनी हो गई थी वह। किसी के भी बुलाने पर वह कमरे से बाहर नहीं जाती और किसी से बात ही नहीं करती। ऐसे में अब माँ आई उसके समक्ष। माँ ने उसे बहुत समझाया, देख बिटिया, आज तेरे भाई भाभी तेरा आदर करते हैं, कल हम नहीं रहेंगे, फिर तुम्हारा इस घर में कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। घर बाहर सभी की दृष्टि में तुम्हारा सम्मान कम हो जाएगा।
तब तुम दुखी रहोगी। अपनी ससुराल में तुम राज रानी बनकर रहोगी, तुम्हारा सम्मान वहीं रहेगा। तुम ससुराल से संबंध क्यों तोड़ रही हो? सुदीप में तो आखिर कुछ भी बुराई नहीं है, वे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। तभी तो अभी तक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे अभी भी तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं। तुम बात मान जाओ, वहाँ राज रानी बनकर रहोगी। अपना घर इस तरह संवे बर्बाद नहीं करते। परंतु परिणीति को माँ की बात भी समझ में नहीं आई। उसने फिर कह दिया, माँ यदि तुम लोगों को मेरा रहना पसंद नहीं तो मैं नहीं रहूँगी यहाँ, चली जाऊँगी कहीं भी। परंतु मैं अपना स्वाभिमान नहीं मिटा सकती। तुम्हारे दामाद उस 7 गांव के दानपत्र के लिए मुझसे संबंध तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो भला मैं क्यों उनसे संबंध रखूं? उन्हें वे 7 गांव अधिक प्यारे हैं अपनी बहन को देने के लिए, और मुझसे विवाह करने का कोई मोल नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं। फिर मैं उनके कदमों में गिरकर भिक्षा मांगने नहीं जा सकती। माँ, बिटिया तुम समझ क्यों नहीं रही हो? 7 गांव को प्रतिष्ठा का सवाल दामाद जी ने नहीं, तुमने बनाया है। तुम्हें वे दानपत्र खोइछा से निकालने के लिए किसने सिखलाया? जितना दहेज हमने दिया था उसमें से कुछ तुम्हारी भाभी निकाल लेती तो कैसा लगता तुम्हें? और फिर तुम्हारे खोइछा में हमने जो कुछ डाला था वह तुम्हारा नहीं होता, खोइछा खोलने वाले का होता है, और तुमने उसमें से दानपत्र निकाल लिया। यदि तुम्हें गांव लेना ही था तो तुम हमसे कह देती, तुम्हें हम 7 के बदले में 51 गांव अलग से देते थे। पर वह 7 गांव तुम्हारे नहीं हैं बेटी, ये 7 गांव तो तुम्हारी नंद सुमेधा के ही होंगे। खोइछा में 1 रुपये का सिक्का हो या 1 अरब स्वर्ण मुद्रा या कोई जागीर या राज्य का दानपत्र हो, वह सब खोलने वाले का ही होता है। तुम्हारे यहाँ तुम्हारी नंद ने खोला तो उसमें जो कुछ दिया गया था उसका होता। उसमें से कुछ भी सामग्री निकाल कर तुम अमंगल ही कर रही हो। वह तो दान की वस्तु थी, दान की वस्तु ली नहीं जाती है। अभी भी समय है बिटिया, हमारी बात मान लो और दानपत्र दे दो अपनी नंद को। ला मेरे हाथ में वह दानपत्र दे दे। मैं तेरी विदाई की तैयारी करती हूँ और इस बार तेरे खोइछा में डालकर भेजूंगी।